फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में फ्रेंड्स आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग का टॉपिक जो है बीजेटी ट्रांजिस्टर्स के ऊपर है। तो दोस्तों ये जो बीजेटी है इसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और आज के इस सेशन में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांजिस्टर होता क्या है, इसके कुछ हिस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे, कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज़ ए ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर हम लोग का एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ही होता है और जो इसकी जो काबिलियत है वो चेंज कर सकता है खुद को। कंडक्टर भी कभी कभी कंडक्टर के जैसा भी वर्क कर सकता है और इंसुलेटर के जैसे भी वर्क कर सकता है। डिपेंड करता है कि इस पे किस तरीके का कंडीशन पे इसको ऑपरेट किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। और इस पे देखिए ये करंट को प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है और कुछ हद तक रोक सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको सेमी कंडक्ट, थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करता है, पार्शियली कंडक्ट करता है, इसीलिए इसको सेमी कंडक्टर नाम दिया गया है। पूरी तरीके से कंडक्ट करने पे इसको कंडक्टर नाम दिया जाता है, पर थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करने के वजह से इसको सेमी कंडक्टर नाम दिया जाता है। और जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता है करंट, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसकी जो यूजफुलनेस है वो ये है कि इस ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ए स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एम्पलीफायर एज ए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्विच का मतलब ये होता है दोस्तों, हमारे घरों में भी आप स्विच देखे होंगे, ये वो स्विच नहीं है, ये हम लोगों का एक अलग तरीके का स्विच है और इसको हम लोग सेमीकंडक्टर स्विच कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। और एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफिकेशन, जैसे कि आप माइक में बोलते हो तो ये साउंड बॉक्स तक पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा आवाज़ में सुनाई देता है। तो उस बीच में देखिए दोस्तों, माइक और स्पीकर के बीच में जो बॉक्स होता है उसको एम्पलीफायर बॉक्स बोला जाता है। और उस एम्पलीफायर बॉक्स के भीतर जो सर्किटरी होती है, जो सर्किट्स होते हैं, उसमें ये ट्रांजिस्टर्स ही लगे हुए रहते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई यानी कि उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये इसका यूजफुलनेस है दोस्तों। और जहाँ तक एसेंशियल पार्ट करें टर्मिनोलॉजी की, तो इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो गुग्लिएमो मार्कोनी ने इन्वेंट किया था रेडियो का 1895 में, और उसके बाद रेडियो सिग्नल्स को काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता था। बट इसमें प्रॉब्लम ये था दोस्तों कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद सिग्नल की स्ट्रेंथ घट जाती थी, तो ये सिग्नल्स का स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था। तो ये तब संभव उतना नहीं हो पाया था। बट इसमें हमारे ली डी फॉस्ट इम्प्रूव किए और फ्लेमिंग्स का जो ओरिजिनल वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर आया था, इसमें ये चीज़ पॉसिबल हो पाया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग थर्ड इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ठीक है। और बट इसका जो यूज़ था वो बहुत बड़ा साइज होने के कारण ये बल्कि हो जाता था, इसीलिए इसको छोटे ऑपरेशन में इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, ट्रांजिस्टर इज बॉर्न। ट्रांजिस्टर बॉर्न का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर कैसे जन्म लिया, ट्रांजिस्टर कैसे बना। तो दोस्तों 1947 में जो सॉलिड सेमीकंडक्टर डिवाइस बना वो बेल लेबोरेटरीज में बना, और इसे बनाने वाले ब्रेटन थे और सॉकली, ये दो साइंटिस्ट ने यहाँ पे मिलके इसको बनाया। ओरिजिनली ये हम लोगों का जर्मनियम का ही बना था पहली बार, और इसमें जो करेंट यूज़ किया जाता था वो डीप सिलिकॉन में हम लोगों का यूज़ किया जाता था। उसमें एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रेंसिक बनाया जाता था, उसके बाद इसको हम लोग कंडक्ट करते थे करंट को। और साइड में ये फ़ोटो बना हुआ दोस्तों आप देख सकते हो, इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर बना हुआ था। ये पहला ट्रांजिस्टर है हमारा दोस्तों। आज के डेट का जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसमें 3 लेग्स होते हैं इस प्रकार से, और ये दिखने में ऐसा होता है। बट पहले ज़माने का जो ट्रांजिस्टर बना था पहली बार 1947 में,
वो कुछ इस प्रकार से दिखता था दोस्तों। अब आते हैं हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स, मतलब ये ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर का वर्क को समझने के लिए हमें डूपिंग की कंसेप्ट को समझना जरूरी है हमारे लिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ये समझना जरूरी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ये समझना जरूरी है, और करंट कैसे फ्लो करता है ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डूपिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो जर्मेनियम है या फिर सिलिकॉन है, ये दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं जो पार्शियली करंट को कंडक्ट कर सकते हैं, पर उतने से काम नहीं चलता, उसकी कंडक्टिविटी को हमें बढ़ाना था। तो हमने क्या किया कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो लाए, जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा गया। और डूपिंग वो प्रोसेस था जिसके तहत हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट कर सके। इसका मतलब क्या था, डूपिंग में हमने क्या हमने ऐड किया सम स्मॉल अमाउंट में, हमने कुछ एटम्स को हमने ऐड किया ताकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक हम लोगों का डिसबैलेंस क्रिएट किया जा सके, जिससे कंडक्शन को इंक्रीज कराया जा सके। तो इस प्रकार से हम लोग का डूपिंग प्रोसेस काम करता है। और हम लोग का नॉर्मल जो डायोड है उसमें 1 पार्ट पर मिलियन का डूपिंग होता है, मतलब 1 मिलियन एटम सिलिकॉन या जर्मेनियम का हो तो उसमें एक एटम आपका ट्राईवेलेंट हो सकता है या फिर पेंटावेलेंट हो सकता है। अगर दोस्तों देखिए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया गया, जैसे कि बोरॉन जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर एल्युमिनियम जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम ऐड करते हैं जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन में, जिसके पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और 3 मिलके हो गए 7, यानी कि वहाँ पे अभी भी एक वैकेंट स्पेस बच गया, क्योंकि हर एटम जो है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ऑक्टेट फिलअप करना चाहता है, तो अभी भी उसमें एक वैकेंट स्पेस रह गया। और एन टाइप जो हमने बनाया, तो एन टाइप में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ किया, जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन जर्मेनियम में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5 मिलके हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज पड़ गया पी टाइप में, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव टाइप या पी टाइप कहते हैं। एन टाइप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके वजह से इसको नेगेटिव टाइप या एन टाइप कहते हैं। अब ये पी टाइप और एन टाइप को कनेक्ट करके हम लोगों ने डायोड बनाया, जिसमें हमारा करंट जो है पी टाइप से एन टाइप में फ्लो कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, पीएन जंक्शन हम लोगों ने डायोड बनाया और इसे हम लोगों ने करंट का कंडक्शन दिया। तो इस प्रकार से यहाँ करंट का फ्लो और डायरेक्शन दर्शाया गया है। तो डायोड जो है सिंपल एक पीएन जंक्शन ही है और कुछ नहीं। और अगर डायोड बाइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, यानी पी टाइप को अगर हम पॉजिटिव, ये पी टाइप है हमारा, जिसमें होल्स की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती है, और ये एन टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती है। तो जैसे ही हम लोगों ने पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, तो करंट जो है, करंट का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होना स्टार्ट हो गया इस डायरेक्शन में। ये एरो के डायरेक्शन में इस प्रकार से हमारा करंट फ्लो होते रहेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों फॉरवर्ड बाइसिंग। इसमें हमारा करंट पूरी तरीके से फ्लो कर पाता है। ये ऑब्स्ट्रकल या जो बैरियर कह लीजिए, इसको तोड़ के ये हमारा करंट आराम से फ्लो कर पाता है ड्यू टू मेजॉरिटी फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है। और अगर इसको हम चार्ज को हम उल्टा कर देते हैं, या फिर हम लोग इस पी टाइप और एन टाइप को उल्टा कर देते हैं, तो उसको हम लोग उस तरीके कनेक्शन को हम रिवर्स बायस कनेक्शन कहेंगे, जिसमें हम लोग का करंट फ्लो करेगा नहीं ड्यू टू द नेगेटिव माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप में हमारे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स हो जाते हैं, जो बहुत कम संख्या में है। और इसको हम लोग फ्लो कराना चाहेंगे तो बीच का जंक्शन लेयर टूटता नहीं है, जिसके वजह से करंट का कंडक्शन हो नहीं पाता दोस्तों। नेक्स्ट देखिए,
A breakdown voltage. Sufficient N to P voltage of Zener dial will allow for current to flow this direction. अब देखिए दोस्तों कि अगर पीएन जंक्शन डायोड को आप 1 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, यानी कि डोपिंग कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में रिवर्स बायस में भी करंट का कंडक्शन हो सकता है। पर ये चीज़ सिंपल डायोड में हम लोगों का लागू नहीं होता है, क्योंकि सिंपल डायोड में हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं। बट जेनर डायोड में रिवर्स बायस में करंट का कंडक्शन होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण हम लोगों का जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो बढ़ जाता है, और ये बढ़ने के वजह से रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जेनर डायोड करंट का कंडक्ट कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, जो आज का हमारा टॉपिक है। डायोड का बायसिंग बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डायोड में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, जिसको हमने फॉरवर्ड बायसिंग किया, फिर रिवर्स बायसिंग किया। पर आज हमारा जो मेन मुद्दा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीजेटी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 3 टर्मिनल हैं, और 3 टर्मिनलों का नाम हुआ कलेक्टर, बेस, एमिटर। अब ये बीजेटी जो है हम लोगों का बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 2 कैटेगरीज में आता है। एक एनपीएन इसकी कैटेगरी है और एक पीएनपी इसकी कैटेगरी है। अब जो दोस्तों हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड बनाया था उसमें बस एक पी टाइप एक्स्ट्रा है, या फिर आप कह लीजिए कि पीएन जंक्शन के आगे एक एन टाइप हमने कनेक्ट कर दिया। तो या तो ये एनपीएन हो सकता है या फिर ये पीएनपी हो सकता है। कौन? ये बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके 2 टाइप्स हो गए दोस्तों। अब यहाँ पे ये कनेक्शन आप देख सकते हो पीएनपी और एनपीएन में, और इसको अगर हम एज ए सिंबल रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे जो वोल्टेज हम लोगों का कनेक्ट होगा कलेक्टर साइड में, उसको हम VC नाम देंगे, यानी कलेक्टर वोल्टेज, और जो करंट इधर से आएगा उसको कलेक्टर करंट नाम देंगे। बेस में जो वोल्टेज कनेक्टेड होगा उसको हम बेस वोल्टेज नाम देंगे, और जो करंट आएगा उसको बेस करंट नाम देंगे। जो एमीटर से वोल्टेज कनेक्टेड होगा उसको एमीटर वोल्टेज नाम देंगे, जो करंट आएगा उसको एमीटर करंट नाम देंगे। और कलेक्टर टू एमीटर जो हमारा वोल्टेज होगा उसको VCE कहेंगे, वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर, इस प्रकार से। तो जो VCA है वो VCE वोल्टेज हमारा 0 वोल्ट से ज़्यादा है, और VBE वोल्ट है ये भी हमारा 0 वोल्ट से ज़्यादा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा कलेक्टर, बेस, एमीटर 3 लेयर्स हैं, तो इसमें हमारा जो थीन लेयर है, हम लोगों का बेस जो लेयर है इसमें थीन बहुत होता है लेयर, और लेस डूप्ड होता है। कलेक्टर हम लोगों का थोड़ा उससे ज़्यादा डूप्ड होता है, और एमीटर हेवीली डूप्ड होता है। सबसे ज़्यादा डूपिंग कंसंट्रेशन एमीटर में होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप एनपीएन में देख सकते हो कि यहाँ VC ज़्यादा बड़ा है 0 वोल्ट से, और VB ज़्यादा बड़ा है, बट यहाँ पे पीएनपी में ये छोटा हो जाता है 0 वोल्ट से। तो इस प्रकार से यहाँ पे करंट का कंडक्शन होता है। जैसे करंट का कंडक्शन में करंट किस डायरेक्शन से फ्लो करती है एनपीएन में वो दर्शाया गया है एरो मार्क के जरिए, और पीएनपी में हमारा करंट किस डायरेक्शन से होते हुए किधर फ्लो करता है ये दर्शाया गया है यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 N है, और 2 N होने के कारण हम लोगों का 2 N टाइप होने के कारण यहाँ करंट का कंडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है, और इसको यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमें। करंट का कंडक्शन ज़्यादा होता है, इसको कपलिंग करने में भी आसानी होता है, इसका बीटा फैक्टर जो होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बहुत अच्छा हो जाता है, इस वजह से इसे हमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर करंट की यहाँ बात करें हम, तो
केसीएल के हिसाब से यानी कि किर्चॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से जितना करंट आता है उतना ही करंट बाहर जाता है। द सम ऑफ इनकमिंग करंट टू ए जंक्शन पॉइंट और नोड इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट फ्रॉम दैट जंक्शन पॉइंट और नोड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जंक्शन पॉइंट और नोड तो है नहीं, बट ये एक ट्रांजिस्टर है, तो जितना ही करंट आता है अंदर उतना ही करंट जाता है, यानी कि कलेक्टर और बेस अंदर आ रहा है और एमीटर बाहर जा रहा है। यानी कि एमीटर करंट के बराबर हम लिख सकते हैं कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। और अगर वोल्टेज को लिखना है, हमारा जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है उसको हम VBE लिख सकते हैं, और ये वोल्टेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेस वोल्टेज माइनस एमीटर वोल्टेज इज आवर द वोल्टेज डिफरेंस VBE। उसी प्रकार से कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को हम दर्शा सकते हैं कलेक्टर वोल्टेज माइनस एमीटर वोल्टेज विच इज इक्वल टू VCE। और अगर हम कलेक्टर करंट की बात करें तो कलेक्टर करंट हमारा आउटपुट करंट है जो बीटा टाइम्स से हम लोगों का इनपुट करंट है, यानी कि IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो ये आउटपुट करंट हो जाता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इनटू इनपुट करंट विच इज बेस करंट। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग जो हम लोग का NPN ट्रांजिस्टर्स होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें इसको जब हम लोग यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे हम लोगों को बेस करंट को स्मॉल रखना पड़ता है, और स्मॉल रखने के वजह से ही हमारा जो आउटपुट आता है कलेक्टर करंट वो लार्ज आता है, क्योंकि ये बीटा टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है सीधे सीधे। अगर मान के चलिए कि अगर NPN का जो बीटा फैक्टर है सपोज 100 है, तो अगर आपने इनपुट में जो भी करंट दिया है वो 100 टाइम्स 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यहाँ पे बीटा 500 है तो वो इनपुट करंट को 500 गुना बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से यहाँ एम्प्लीफिकेशन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम लोगों का करंट गेन फैक्टर। अब ये करंट गेन फैक्टर जो होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है अक्रॉस द नैरो बेस रीजन, इसके वजह से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और 1 माइनस अल्फा, इसको अल्फा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, करंट गेन फैक्टर को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 माइनस अल्फा अगर कहेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट रिकम्बाइंस विद द होल्स इन द बेस रीजन टू क्रिएट द बेस करंट। अब बेस करंट को क्रिएट करने के लिए 1 माइनस अल्फा का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से करंट गेन फैक्टर का भी यहाँ काफ़ी यूज़ है। और जब इसको बीटा फैक्टर के साथ हमें रिलेट करना पड़ा तो बीटा फैक्टर के साथ कैसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, हमें पता है कि IC इज इक्वल टू अल्फा IE। जिस प्रकार से IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, ठीक उसी प्रकार से IC इज इक्वल टू अल्फा IE। तो अगर इसको हम IE के जगह पे हम इसको अगर इक्वेट कर देंगे तो IB का वैल्यू हमें मिलेगा 1 माइनस अल्फा IE, 1 माइनस अल्फा IE मिलेगा। ठीक है, IE यहाँ से कॉमन निकल गया है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा आ गया। तो अब हमको पता है कि IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू IC बाई IB लिख सकते हैं। और इसको जब हम इक्वेट करेंगे, व्हेन आई विल इक्वेट दिस, IC के वैल्यू के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा IE लिख सकते हो, और IB के वैल्यू के लिए आप यहाँ पे 1 माइनस अल्फा IE लिख सकते हो। तो IE कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा आ गया। तो बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। तो इस प्रकार से बीटा को अल्फा के रूप में या अल्फा को बीटा के रूप में हम इक्वेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना रहा, BJT रिलेशन में कोई न्यूमेरिकल्स आता है, तो वहाँ अल्फ़ा बीटा का रिलेशन ज़रूर आएगा, और इसे अगर सॉल्व करना रहा तो इसे सॉल्व करने के लिए इस रिलेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। या तो आपको बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए या फिर अल्फ़ा का वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप इसे इक्वेट करके ईजीली आप क्या कर सकते हो, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी BJT ट्रांजिस्टर्स के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर जानेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है।
और अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर हम लोग के 3 रीजन में ऑपरेट करता है। अगर इसका वोल्टेज करंट एक्सिस बनाया गया, यानी कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये 3 रीजन पे वर्क करता है। और 3 रीजन इसके होते हैं अपने, और वर्क कहाँ करता है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। जैसे कि नीचे वाला रीजन को हम कट ऑफ रीजन कहेंगे, इस साइड हो गया सैचुरेशन रीजन, बीच में हो गया एक्टिव रीजन, और इधर ब्रेकडाउन। इधर की बात हम नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर आपका डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ की बात हम नहीं करते हैं। सैचुरेशन, एक्टिव और कट ऑफ। कट ऑफ रीजन में देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर ही नहीं सकता बिकॉज वो ऑफ कंडीशन में होता है। और सैचुरेशन रीजन में हम लोग के दोनों जंक्शन, बेस एमिटर और कलेक्टर बेस, ये दोनों जंक्शन हम लोगों के फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होते हैं। बट एक्टिव रीजन में हम लोगों का एक जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, एक जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होता है, तभी ये हम लोगों का एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है। और इसमें जो करंट दर्शाए गए हैं वो आईबी करंट से जो माइक्रो एम्पियर रेटिंग्स में है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे कि कलेक्टर करंट जो होता है, कलेक्टर करंट को अगर कंट्रोल करना चाहें तो वो बेस करंट को कंट्रोल करते हुए उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि बेस करंट को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ देखिए बेस करंट का वैल्यू 25 माइक्रो एम्पियर है, उस हिसाब से हमें कलेक्टर करंट मिलेगा। 50 माइक्रो एम्पियर का हमारा कलेक्टर करंट है, तो यहाँ देखिए कलेक्टर करंट बढ़ चुका है। फिर अगर 75 माइक्रो एम्पियर का बेस करंट हुआ तो यहाँ पे कलेक्टर करंट फिर से बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम इनपुट बेस करंट को बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ कलेक्टर करंट भी बढ़ते चला जाएगा। तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है और इसी प्रकार से हम लोग इसे जानते हैं। यहाँ पे जो 2 एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारा कलेक्टर करंट को मिली एम्पियर में लिया गया है, और हमारा यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लोगों का VCE यानी कि वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल दिया गया है। तो इस प्रकार से इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों, जो ऑपरेटिंग रीजन होता है वो हमारा एक्टिव रीजन होता है। तो कट ऑफ रीजन में देखिए दोस्तों आईबी हमारा बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, और जो कंडीशन होता है रिवर्स कंडीशन ओपन स्विच मोड में होता है। सैचुरेशन, जैसा कि हमने कहा सैचुरेशन में VCE हमारा स्मॉल होता है पर दोनों जंक्शन हमारे फॉरवर्ड होंगे, तो ये क्लोज स्विच के रूप में ऑपरेट करेगा। बट एक्टिव रीजन में ये क्या हो जाता है, ये मॉडरेट मतलब यूज़ करने लायक मोड में आता है, जिसमें एक रिवर्स बायस जंक्शन होगा, एक जंक्शन हमारा फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे ये लीनियर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, मतलब एक नॉर्मल एम्पलीफायर नॉर्मल ट्रांजिस्टर जैसे काम करता वैसे ही काम करेगा। और फिर आता है हमारा ब्रेकडाउन रीजन, यानी कि यहाँ VCE हमारा बहुत लार्ज हो जाता है, बियॉन्ड लिमिट्स हो जाता है, तो इसमें हमारा ओवरलोड बहुत चला जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर BJT स्विच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो BJT स्विच है हमारा, जो Vin वोल्टेज है, तो Vin वोल्टेज लो हो जाता है हम लोग का 0.7 वोल्ट, और B जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस पे नहीं काम कर सकता है दोस्तों, तो ये कट ऑफ रीजन हो जाता है, फिर यहाँ करंट की फ्लो होती ही नहीं है, और V आउट जो होता है ये हाई हो जाता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि Vin को आप हाई कर दिए, पहले आपने लो किया था तो काम यहाँ पे आउटपुट हाई आ रहा था, बट यहाँ पे आपने Vin को हाई कर दिया तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस आपका 0.7 वोल्ट में हो गया, ये सैचुरेशन में चला गया, तो VCE आउटपुट यहाँ पे देखिए स्मॉल हो गया देखिए दोस्तों, और आउटपुट लो चला गया। तो Vin को आप बहुत हाई नहीं कर सकते हैं, इनपुट को आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते हैं इस वजह से। और ये पैटर्न है हमारा किस प्रकार से, इस डायग्राम्स को देखिएगा, यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर दिए गए हैं कि कैसे BJT एक स्विच के रूप में यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी सप्लाई दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट काम कर रहा है, और जितने भी सप्लाईज हैं वो सारे मैक्सिमम हमारे DC के सप्लाईज हैं। अभी स्विच के लिए हम लोग सिर्फ DC सप्लाई यूज़ करते हैं, एम्प्लीफिकेशन के लिए DC के साथ AC भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो BJT देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्विच 2 की बात करेंगे
तो एक ट्रांजिस्टर को जब हम दूसरे ट्रांजिस्टर से जोड़ते हैं तो उस ट्रांजिस्टर के पैटर्न को हम ट्रांजिस्टर लॉजिक कहते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर कुछ लॉजिक्स पे भी वर्क कर सकता है दोस्तों। तो और इसमें जो हमारा इनपुट है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों का धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है आउटपुट के लिए, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईसी है, आईबी है, वो ओवरकम कर देता है डिवाइस स्पेसिफिकेशंस को। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग का बीजेटी हमारा एक एम्पलीफायर के रूप में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हम लोगों का बीटा फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे 100 है और ये लीनियर रीजन में सपोज वर्क कर रहा है। कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि एमीटर ग्राउंड है हमारा, ये एमीटर टर्मिनल हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर बाइसिंग टेक्निक यूज़ करके इसको हम लोगों ने बाइस किया है। तो इसके बाद जब इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो मान के चलिए कि वीबी का वैल्यू अगर 0.7 वोल्ट है तो आईसी का वैल्यू, आई का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आईसी प्लस आईबी कर दोगे। अगर मान लीजिए उसमें से सिर्फ आईबी ही आपको पता है तो बीटा फैक्टर मालूम होने के कारण बीटा प्लस 1 इंटू आईबी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आईसी इक्वल टू बीटा आईबी हो जाएगा। तो आईबी प्लस बीटा आईबी, तो बीटा हम लोगों का यहाँ पे आईबी हमारा कॉमन हो गया तो आईबी को बाहर ले लेंगे तो बीटा प्लस 1 हो गया। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आईबी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है, तो इसको भी आप इस प्रकार से सॉल्व कर लोगे। फिर आईसी का वैल्यू हमारा होता है बीटा आईबी, तो आईबी का वैल्यू अगर यहाँ पे मिल जाता है, आईबी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है तो उसे हम यहाँ पुट करके, बीटा वैल्यू हमें पहले से ही पता है 100 है, उसको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वीसी देखिए, वोल्टेज कलेक्टर टू बेस विच इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आरसी। तो देखिए इसको जब आप पुटअप करेंगे ये सारे वैल्यूज़ को तो आपको वीसीबी मिल जाएगा, वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, ये यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं बीजेटी एम्पलीफायर्स के लिए। और होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप लाइक्स, थैंक्स और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। पीके टेक्निकल क्लास को आगे बढ़ाइए और हम लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस मोर फ्रॉम पीके टेक्निकल क्लासेस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सबको।